हेलो फ्रेंड, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ से रिलेटेड बात करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जहां निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दे रहे हैं। चाहे कोटक स्मॉल कैप हो, उसने भी अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दिया है। कोटक स्मॉल कैप ने भी बेहतरीन रिटर्न डाला है, डीएसपी स्मॉल कैप ने भी बेहतरीन रिटर्न डाला है। पर अगर आप वहीं एसबीआई स्मॉल कैप को जब अगर आप रेगुलर मोड पे ट्रैक कर रहे हो तो आपको ये पता चल रहा होगा कि पिछले 5-10 दिनों से इस म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न ही बन के नहीं आ रहा है, ठीक है, बल्कि 1-1.5% नीचे भी चला गया है। तो इससे रिलेटेड बात करेंगे कि क्या कुछ इस म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा हुआ है कि बने रह सकते हैं कि निकलने की चेष्टा करें। एक साल में बात करेंगे तो 18.95% का CAGR के हिसाब से बना के दिया है, जहां इसका जो रिटर्न था अभी पिछले 2-3 महीने पहले 20%, 21% के आसपास का CAGR था, अभी 18% के आसपास का CAGR रह गया। 33% का CAGR 3 साल में और 5 साल में 24.35% का CAGR और मैक्सिमम देखिए 25.72% का CAGR, यानी कि मैक्सिमम में तो इसने झंडे गाड़ के अभी भी रखे हुए हैं। तो ये देखें, क्या एग्जिट करने का वक्त आ गया है मेरे भाई। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर हो तो डेफिनेटली हर म्यूचुअल फंड का एक वक्त होता है। कैसे वक्त होता है? क्योंकि हर म्यूचुअल फंड एक फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है, ठीक। तो इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि फंड मैनेजर की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो काम नहीं करती शॉर्ट टर्म में, पर लॉन्ग टर्म में वो डेफिनेटली कुछ चीजों का बदलाव करता है, जिसकी वजह से रिटर्न कभी कभी सप्रेस्ड होते हुए देखने को मिलता है। वैसा ही कुछ स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर हुआ है। किस स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर? एसबीआई स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर हुआ है। क्या पास्ट में ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। ये देखिए 12 का एनएवी था, कहां तक गिर गया। इसके बाद देखिए ये देखिए यहां से 12 का एनएवी था, फिर देखिए 14 का एनएवी आया, फिर देखिए 30 का एनएवी, फिर देखिए 33 का एनएवी, फिर देखिए 40 का एनएवी, उसके बाद देखिए 40 से 38 गिर गया। फिर देखिए एनएवी यहां से 62 का एनएवी, 62 से कहां गिर गया? 52 तक, फिर कहां तक पहुंचा? फिर से 62 तक, फिर देखिए कहां तक गिर गया। ये हालांकि कोविड का टाइम था। फिर 48 तक, फिर यहीं पे फिर और देखो थोड़ा सा। अब आप ये देखो, यहाँ पे देखो आप 20 दिसंबर 2021 को देखो 113 का एनएवी, फिर कहां तक गिर गया? 108 तक। तो देखिए गिरना और गिर के वापस से उठना, ये शेयर मार्केट का नेचर है। अब जब शेयर मार्केट का नेचर मैं बोल रहा हूं तो आप ये मान के चलना यही नेचर आपके म्यूचुअल फंड का भी है, ठीक है। तो इतनी जल्दी पैनिक होकर किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर डिसीजन मत लीजिएगा कि हमें बेच के निकल के बाहर हो जाना है। 3 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है, हालांकि रेटिंग घट गई है। जैसे ही रिटर्न वापस से दे देंगे रेटिंग फिर से सुधर जाएगी, जबकि मैक्सिमम देख रहे हो भाई साहब 25% का CAGR है। दूसरे नंबर का स्मॉल कैप कैटेगरी का ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने लॉन्ग टर्म में 25% का CAGR बना के दिया है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है। आर श्रीनिवासन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। जी हाँ, आर श्रीनिवासन साहब थोड़ा सा रिटर्न देने की चेष्टा करें। 3 महीने में 8.45% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। 6 महीने में 23.13% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। एक साल में देखिए 18.95% का है। 3 साल में 1 लाख रुपए को 1,39,000 रुपए बना दिया। 5 साल में 1 लाख रुपए को 1,97,000 रुपए बना दिया। 10 साल में 1 लाख रुपए को 10,77,000 रुपए बना दिया है। तो अभी इतनी जल्दी एग्जिट करने का विचार ना करें। एटलीस्ट फंड मैनेजर को भी थोड़ा सा रेस्ट लेने दो, क्योंकि इतना तगड़ा रिटर्न इन्होंने पास्ट में डिलीवर करके दे दिया है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो 21,319 करोड़ का असेट साइज है। 0.69% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। 6.85% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। प्लान आपका ग्रोथ है, एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। तो देखिए कई बार रिटर्न कभी कभी इस वजह से भी गिर जाता है कि जब शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है तो म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर है वो कई बार लार्ज कैप कैटेगरी के शेयर्स के अंदर अपना स्टेक ले लेता है या इंडेक्स के अंदर अपना स्टेक ले लेता है फॉर द हेजिंग पर्पस। तो जब कोई भी फंड मैनेजर हेज कर लेता है तो इसकी वजह से भी आपका रिटर्न कभी कभी गिरते हुए देखने को मिलता है, जबकि ये चीज किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा ही होता है। कैश होल्ड की बात करेंगे 6.19% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। अदर्स में इनका 93.81% पैसा लगा हुआ है। देखिए इन्होंने देखिए निफ्टी 50 के अंदर स्टेक ले लिया है। कितना ले लिया है? 6.5%। तो देखिए डेफिनेटली जब इंडेक्स में इन्होंने स्टेक ले लिया है तो इंडेक्स बहुत ही सेफ माना जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से। हो सकता है शेयर मार्केट में कोई पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कोई पर्टिकुलर शेयर या पूरा म्यूचुअल फंड ही डूबते हुए देखने को मिल जाए, पर जो नहीं डूबता है वो है इंडेक्स फंड, क्योंकि आदमी हो या इंडेक्स हमेशा ऊपर ही जाना है। निफ्टी 50 में 6.5% का स्टेक ले लिया है, तो जिसकी वजह से शायद इनका रिटर्न गिरते हुए देखने को मिल रहा है। पर आपको एक चीज हमेशा पता होनी चाहिए, रिटर्न भले ही आपका कम हो जाए पर एटलीस्ट आपको एक चीज गौर करके और दिमाग लगा के सोचना चाहिए कि आपका पैसा सुरक्षित हाथों में है। ब्लू स्टार लिमिटेड, SBFC फाइनेंस, कल्पतारू प्रोजेक्ट, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा लगा हुआ है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, लेमन ट्री, CMS इन्फो सिस्टम, चैलेट होटल, वीगार्ड इंडस्ट्रीज, KIMS, एलगे इक्विपमेंट, ईसैब इंडिया, SJVN, TTK प्रेस्टीज, वेदांत फैशन, त्रिवेणी टरबाइन, PVR आइनॉक्स, वेस्ट लाइफ फूडवर्क,
टिमकेन इंडिया, कैथोलिक सीरियन बैंक जैसे कुछ दिग्गज शेयर्स में आपका पैसा लगा हुआ है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से शेयर्स है जहां पर ऐसे कौन से शेयर्स है जहां पर रिटर्न बनते हुए देखने को नहीं मिल सकता है। अब आप ये देखिए, एसबीएफसी फाइनेंस है, ये एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, यानी कि अभी इसका रिसेंटली आईपीओ आया था। अगर आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं, अगर आप आईपीओ के अंदर पैसा डालते हैं तो आपको पता होगा एसबीएफसी फाइनेंस से बढ़िया रिटर्न दे दिया, पर उसके बाद से कहीं ना कहीं एक स्टक हो गया, एक जगह पर रुक गया। तो ये जब नई नई कंपनियां जब कोई म्यूचुअल फंड हाउस अपने पोर्टफोलियो में डालता है तो वो मेक और ब्रेक वाला सिस्टम होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली फंड मैनेजर को हमसे ज़्यादा पता है कि कौन से शेयर्स में उसे पैसा लगाना है, किस शेयर्स में उसको पैसा नहीं लगाना है। तो एसबीएफसी फाइनेंस से रिलेटेड उसने कुछ अच्छा ही देखा होगा, इसकी वजह से ये जो शेयर है इनके पोर्टफोलियो के अंदर टिका हुआ है। तो कृपा करके इतनी जल्दी म्यूचुअल फंड के अंदर पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। हालांकि एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम भारत देश के अंदर बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। 8,19,794 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 140 स्कीम के साथ ही आते हैं, जिसमें से एक स्कीम की आज मैंने चर्चा करी। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं चल के। तो आप ये देखिए, पहला जो क्वेश्चन है संजीव घोष जी का है, थैंक्स फॉर द गुड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर, बस कमेंट करते रहिए और सीखते रहिए, और म्यूचुअल फंड में एसआईपी बंद नहीं करना है, ठीक है। और अच्छे से फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करो। शर्मा जी का मैसेज है, अच्छे से समझाया है आपने, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो नेक्स्ट कमेंट आया है, सैयद जी का मैसेज आया है। सैयद जी का क्या मैसेज है? सर, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए हमारे पैसे ताकि सेफ रहें? चलिए बात करते हैं। तो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, साथ ही साथ क्या क्या हमें एक ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए कि ताकि हमारा पैसा सेफ रहे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए वो है फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो फाइनेंशियल एडवाइज़र की जो डिग्री हो वो एटलीस्ट उसका कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हो, बीकॉम किया हो, एमकॉम किया हो, एमबीए किया हो, एमबीए फाइनेंस हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या सीएफए हो, ठीक है। तो ये सारी डिग्रियां अगर होल्ड करके चल रहा है, या उसका एक्सपीरियंस कुछ बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, जैसे कि जेपी मॉर्गन चेज में हो गया या गोल्डमैन सैक्स में हो गया, अगर इन सब में अगर उसका एक्सपीरियंस है, यानी कि फाइनेंशियल एडवाइज़र का क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उसके पास पास्ट में कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस हो, साथ ही साथ जब आप उससे बात करें तो एटलीस्ट वो आपकी बातों को समझे, इस तरीके का फाइनेंशियल एडवाइज़र आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहला जो आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जरूर होना चाहिए अगर आप डायरेक्ट प्लान पे आते हो, क्योंकि रेगुलर प्लान में आपको ऑटोमेटिक फाइनेंशियल एडवाइज़र मिल जाता है, पर कई बार वो अपने प्रॉफिट को देखता है। जब आप रेगुलर प्लान लेकर के आते हो जिसके थ्रू वो आपसे डायरेक्ट पैसा तो नहीं लेता, पर इनडायरेक्ट तरीके से वो आपको ऐसे म्यूचुअल फंड दिलाता है जिसमें उसका कमीशन ज़्यादा बैठे। तो इसकी वजह से जब आप डायरेक्ट प्लान में आते हो तो डायरेक्ट एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को हायर करो, क्योंकि डायरेक्ट प्लान में उस फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकता है इनिशियल वे में आपसे कुछ फीस ले ले, पर एक्स्ट्रा कुछ आपसे वो लेने वाला नहीं है। वो केवल आपके सामने ऐसे ही फंड बताएगा जिससे आपका फ़ायदा हो, ताकि आपके पास वापस से उसके पास आप जाओ म्यूचुअल फंड का रिव्यू करवाने के लिए। जो सेकंड पॉइंट है आपकी नज़र में होना चाहिए कि आपके अंदर एसआईपी की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एसआईपी में स्टॉक मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप हमेशा एसआईपी के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलें। वो कंसिस्टेंसी एटलीस्ट 10-15 साल से ज़्यादा का ही हो तो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा है। मार्केट क्रैश में बेचना बिल्कुल नहीं है, चाहे कितना बड़ा भी मार्केट क्रैश आ जाए बेचना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कोशिश करें कि अगर आपके पास पैसा बल्क में है तो लमसम करने की चेष्टा करें, नहीं है तो चुपचाप बैठे रहें, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको रेगुलर प्लान नहीं लेना है, आपको हमेशा ग्रोथ प्लान ही सेलेक्ट करना चाहिए, आपको डिविडेंड प्लान सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, इन सब के बीच का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये डिफरेंस कौन बताएगा? आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो दो चीज़ें। नंबर एक क्या है? ऊपर वाले पर आपको ट्रस्ट करना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, और आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर हेल्थ होगी तभी वेल्थ यानी कि पैसा आएगा, ठीक है। और शेयर मार्केट में आपको पता होगा कि पैसे से ही पैसा बनता है, मनी मेक्स मनी, ठीक है। अगर आप सैयद साहब अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। यहीं से मैं विराम लूंगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।